नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। मैं प्रवीण कुमार चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स। आज के वीडियो सेशन में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस के बारे में, उनके प्रयोगों के बारे में। ये टॉपिक जो है डायमेंशन एनालिसिस का काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। इसका पहला पार्ट जो इससे पहले वो डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। वहां हम लोगों ने मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में जाना था और डायमेंशन एनालिसिस की कुछ बेसिक चीजें भी जानी थी। आज के सेशन में हम लोग जो है उनके सारे एप्लीकेशंस कवर करेंगे। मेनली डायमेंशन एनालिसिस के 4 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 2 एप्लीकेशंस हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे और बाकी बचे हुए 2 एप्लीकेशंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले 2 एप्लीकेशंस के बारे में और उनसे संबंधित एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस के अनुप्रयोग। डायमेंशन एनालिसिस को समझने से पहले हमको जो है समानता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरी डायमेंशन एनालिसिस जो है वो समानता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर आधारित है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अर्थात समानता के सिद्धांत के अनुसार इक्वेशंस में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं उन सबकी डायमेंशंस आपस में बराबर होनी चाहिए या बराबर होंगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सेम टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। डिफरेंट टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर है लेंथ, तो लेंथ को जोड़ा जा सकता है या लेंथ को घटाया जा सकता है। या अगर हम बात करें मास की, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को यानी कि मास को मास में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर लेंथ को मास में नहीं जोड़ा जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पर हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को जो है वो आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो है ना वो जोड़ सकते हैं ना वो घटा सकते हैं। तो इसके ऊपर, इसी के ऊपर पूरे जो है एप्लीकेशंस इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। चलिए, इसका पहला एप्लीकेशन है वो है विभिन्न विधि की सहायता से चरों और नियतांकों की विनिमय ज्ञात करना किसी भी समीकरण में, एंड टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसके लिए एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल फ्लैश भी हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। हमारे पास में एक इक्वेशन है x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। यहाँ पर हमको a और b कांस्टेंट हैं, इनके डायमेंशंस यहाँ पर हमको पता करनी है। a की डायमेंशन क्या होगी एंड b की डायमेंशन यहाँ पर क्या होगी। और जो कि गिवन है यहाँ पर x जो है इसको यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया गया है एंड यहाँ पर t जो है वो हमारे पास में टाइम है। तो ये इसकी डायमेंशंस निकालनी है a और b की, जो कांस्टेंट आपके हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी, हमारा समानता का सिद्धांत ये कहता है कि इस इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं उनसे की डायमेंशंस आपस में बराबर होंगी। यानी कि at की डायमेंशन क्या होगी, x के बराबर होगी। bt स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, s की डायमेंशन के बराबर होगी। s की डायमेंशन bt स्क्वायर के बराबर होगी। यानी यहाँ पर जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सबके डायमेंशंस एक दूसरे के बराबर होगी। तो इसी लॉजिक से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि at की डायमेंशन x के बराबर होगी। सेम लॉजिक से जो है at की डायमेंशन x के बराबर होगी। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको डायमेंशन इसकी निकालनी है। t यहाँ पर टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T एंड x यहाँ पर जो है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो कि इसके डायमेंशन होती है कैपिटल L, ये लेंथ है। यहाँ से a की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो वो मिलेगी हम लोग को LT-1। इस तरीके से हमारे पास में कांस्टेंट a की डायमेंशन निकल के आ गई। अब हमको निकालनी है b की डायमेंशन। तो सेम लॉजिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है
कि सारे टर्म्स की जो है जितनी भी टर्म्स लिखे हुए हैं सबके डायमेंशन आपस में बराबर होंगी, तो सेम लॉजिक से बीटी की डायमेंशन भी जो है वो एक्स के बराबर होगी, यानी कि बीटी स्क्वायर की डायमेंशन बराबर होगी एक्स के। बी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन हमको निकालनी है। टी हमारे पास में टाइम है, टाइम की डायमेंशन होती है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर पहले से लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर इसका टू एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एल। तो यहां से बी की डायमेंशन निकल के आएगी आपकी एल टी माइनस। इस तरीके से आपको कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी की जो है डायमेंशन यहाँ पर निकल गई विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ उसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है अगला x इक्वल टू 18 प्लस बीटी प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। यहाँ पर हमको a b c एंड d की डायमेंशंस निकालनी है और यहाँ पर x जो दिया हुआ है वो है हमारे पास में डिस्टेंस एंड t हमारे पास में जो है वो है टाइम। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी समानता का सिद्धांत फिर लगा देंगे। यहाँ पर देख लीजिए सारे टर्म्स, ये कहता है कि सारे टर्म्स की डायमेंशंस जो है दूसरे के बराबर होंगी, यानी a की डायमेंशंस s के बराबर होगी, bt की s के बराबर होगी, ct की s के बराबर होगी, dt क्यूब के s के बराबर होगी, सब एक दूसरे की डायमेंशंस आपस में बराबर होंगी। तो इसी लॉजिक से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a की डायमेंशन x के बराबर होगी, यानी a इक्वल टू x। और x यहाँ पर हमारे पास में क्या है, x हमारे पास में डिस्टेंस और इसकी डायमेंशन होती है l। तो इस तरीके से हमारे पास में कांस्टेंट a की डायमेंशन निकल करके आ गई। अब निकालते हैं b के लिए। bt इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर होगी जैसा सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल कहता है, यानी कि bt की डायमेंशन बराबर होगी x के। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ bt, यहाँ पे t टाइम है, टाइम की डायमेंशन होगी t, इसकी डायमेंशन होगी x की l क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस है। तो आपको मिलेगा यहाँ से b इक्वल टू l t माइनस 1। इस तरीके से कांस्टेंट b की डायमेंशन भी हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली। अब चलिए निकालते हैं c की डायमेंशन। यहाँ पे ct स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। तो यहाँ पे ct स्क्वायर की डायमेंशन होगी s के बराबर, ct यहाँ पर टाइम है, ct स्क्वायर इक्वल टू s की डायमेंशन है l। तो यहां से c निकल के आ जाएगा आपका l t माइनस 2। इसी तरीके से हम यहाँ पर d की डायमेंशन निकाल देंगे, तो इसकी डायमेंशन dt क्यूब की डायमेंशन भी x के बराबर होगी, यानी कि dt क्यूब की डायमेंशन होगी x के बराबर। d यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। t यहाँ पर टाइम है, टाइम की पावर 3 इसका टू x डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन होगी आपकी l। तो यहां से d की वैल्यू निकलेगी l t माइनस 3। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर a की डायमेंशन, b की डायमेंशन, c की डायमेंशन और d की डायमेंशन, चारों नियतांकों की यानी चारों कांस्टेंट की डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। f इक्वल टू a sin cx प्लस b cos dt। यहाँ पर हमको a एंड b की यहाँ पर जो है डायमेंशन हमको पता करनी है। a b कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन क्या होगी, और यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर f जो है वो है फोर्स, x हमारे पास में जो है वो है डिस्टेंस एंड t हमारे पास में यहाँ पर है टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पर अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर आ चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर आ गया है sin cx एंड cos dt। तो ये कैसे होगा, इसके बारे में पहले जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी थी कि हमारे पास में कोई भी एंगल है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो sin cx क्या है, sin के आगे कुछ भी लिखा हो, sin 30, sin 40, sin 80, sin x, sin y, sin z, कुछ भी है, वो आखिर देगा तो आपको एंगल की वैल्यू। अगर sin 30 है तो उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, यानी जो भी वैल्यू देगा वो एक एंगल होगा, और एंगल जो है वो होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर cx क्या है, एक एंगल है। sin के जो भी लिखा होगा, cos के जो भी लिखा होगा वो एक एंगल होगा, और एंगल होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उस लॉजिक से cx क्या होगा, आपकी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर देखें cx
इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, यानी उसकी डायमेंशन क्या होगी, m0, l0 एंड t0। c हम लोग को निकालना है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पर जो है डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन होती है l इक्वल टू m0, l0 एंड t0। यहां से c की वैल्यू निकालेंगे तो l उस तरफ जाएगा, यहां मिल जाएगा आपको m0, l-1 एंड t0। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है c की डायमेंशन यहाँ पर पता चल गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे d की डायमेंशन, तो यहाँ पर भी देख लीजिए cos के आगे dt है, तो cos के आगे जो कुछ लिखा होगा वो भी एक एंगल है, और एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि cos के आगे लिखा हुआ है dt, एंड dt इक्वल टू होगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि वो एंगल है और उसकी डायमेंशन होगी m0, l0 एंड t0। d ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हमको है। t यहाँ पर टाइम है, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल T इक्वल टू m0, l0 एंड t0। यहां से t की वैल्यू निकाल लेंगे, t उस तरफ चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा m0, l0 एंड t-1। इस तरीके से हम लोग को जो है c और d के डायमेंशन पता चल गई। अब देखते हैं यहाँ पर है कि a और b के डायमेंशन यहाँ पर कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर आपको वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पर इक्वेशंस में जितनी भी टर्म्स लिखे हुए हैं, जितने भी पद लिखे हुए हैं, सबके डायमेंशंस एक दूसरे के बराबर होगी। a sin c की डायमेंशन f के बराबर होगी, b cos dt की डायमेंशन भी f के बराबर होगी। तो चलिए ये इस पूरे टर्म की डायमेंशन वो f के बराबर होगी। तो देखते हैं, आपको मिलेगा a sin cx इक्वल टू f अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। समानता के सिद्धांत के अनुसार ये लिख लिया हम लोगों ने, डायमेंशन यहाँ पे दूसरे के बराबर होंगी। a sin से यहाँ पर क्या है, a कांस्टेंट, इसकी हमको डायमेंशन निकालनी है। sin cx ये मैंने आपको बताया, sin क्या देगा, एंगल देगा, और एंगल है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। इक्वल टू f, ये डायमेंशन ही नहीं है तो मतलब ही नहीं उस चीज का है, तो a इक्वल टू f। a इक्वल टू f यहाँ पर फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन हम लोग जानते हैं वो होती है mL-T-2। डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, कम से कम फोर्स की जो बेसिक डायमेंशंस है वो आप रख लीजिए, वो आपके तुरंत काम आएंगे। तो इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी आपको F इक्वल टू ma करके। इससे अच्छा होगा कि आप करें कुछ जो बेसिक जो डायमेंशंस है वो आप इसको रख लें, तो इजी होगा आपको ये क्वेश्चंस करने में। इस तरीके से हमारे पास में कांस्टेंट a की डायमेंशंस भी निकल रही। अब इस सेम लॉजिक से हम लोग यहाँ पर b cos dt से d की वैल्यू निकालते हैं। सेम लॉजिक फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी, b cos dt की डायमेंशन f के बराबर होगी, यानी b cos dt की डायमेंशन होगी f के बराबर, b कांस्टेंट है, और cos dt जैसा आपने बताया, cos के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी अंत में वो आपको जो है वैल्यू देगा वो एंगल की ही, वो एक एंगल होगा, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए cos dt एक एंगल है, इसको हम नहीं लिखेंगे, डायमेंशनलेस है, तो b इक्वल टू हो जाएगा f। देन b इक्वल टू, और f की डायमेंशन आपको पता है mL-T-। इस तरीके से आपको a की डायमेंशन पता चल गई, b की डायमेंशन पता चल गई, c की डायमेंशन पता चल गई, एंड t की डायमेंशन पता चल गई। चलिए अब अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। जहां पर जो y है वो है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, t हमारे पास में यहां पर टाइम है, एंड x हमारे पास में यहां पर है डिस्टेंस। हमको फाइंड आउट करनी है कांस्टेंट a, ओमेगा और k की डायमेंशंस। a, ओमेगा एंड k की डायमेंशंस हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। वही लॉजिक जो मैंने आपको बताया, साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ है वो एक वैल्यू होगी उसकी, वो एंगल होगा वो, और एंगल हमारे पास में डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यानी ओमेगा टी यहाँ पर क्या है, एक एंगल है, और एक्स यहाँ पर क्या है, एक एंगल है,
और वो डायमेंशनलेस होती है, यानी ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, एंगल है ये, तो m0 l0 एंड t0, कोई डायमेंशन नहीं होगी इसकी। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे ओमेगा की, तो ये आपको मिल जाएगा m0 l0 एंड t-1। ओमेगा की वैल्यू निकल गई आपकी यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पर kx भी यहाँ पर क्या है, एक एंगल है और वो भी डायमेंशनलेस होता है, यानी kx इक्वल टू होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो कि एंगल है, तो m0 l0 एंड t0। k कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन हमको निकालनी है। x यहाँ पर जो है डिस्टेंस है, जिसकी डायमेंशन होती है l इक्वल टू m0 l0 एंड t0। यहां से k की वैल्यू निकल आएगी आपकी m0, l इस तरफ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा l-1 एंड t0। आपकी ओमेगा k की डायमेंशन निकल गई और हमको निकालनी है डायमेंशन यहाँ पर k की। तो प्रिंसिपल लॉ ऑफ यूनिटी यही कहता है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी क्वांटिटीज लिखी हुई है उनसे की डायमेंशन आपस में बराबर होगी। उस लॉजिक से इस पूरे की डायमेंशन y के बराबर होगी, यानी कि a साइन ओमेगा टी माइनस kx की डायमेंशन होगी इक्वल टू y के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। यहाँ पर कांस्टेंट है a, इसकी डायमेंशन हमको निकालनी है, और साइन ओमेगा टी माइनस kx, साइन एक पूरी चीज है जो आपको एक एंगल देगा और एंगल होता है डायमेंशनलेस, इसलिए इसकी डायमेंशन होगी डायमेंशनलेस, यानी कि m0 l0 एंड t0। इसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर है, इक्वल टू y, यानी हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू y, और y यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायमेंशन होती है l। तो आपको कांस्टेंट a की डायमेंशन मिल गई l। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ओमेगा की डायमेंशन निकाल ली, k की डायमेंशन निकाल ली एंड a की डायमेंशन निकाल ली। चलिए देखते हैं, कुछ नए तरह क्वेश्चन है यहाँ पर। ये p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e इक्वल टू माइनस अल्फा जेड अपॉन k थीटा। यहाँ पर हमको अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट की डायमेंशन यहाँ पर हमको फाइंड आउट करनी है, और यहाँ हमको जो गिवन है, दिया हुआ है, p इक्वल टू यहाँ पर प्रेशर है, यानी कि दाब है, और यहां पर जो k है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थीटा यहां पर जो है वो है टेम्परेचर। ये हमको गिवन है, p प्रेशर, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा टेम्परेचर, और अल्फा एंड बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, जिनकी डायमेंशन हमको यहाँ पर निकालनी है। एक चीज और है यहाँ पर z जो है वो है डिस्टेंस। z है यहाँ पर डिस्टेंस। तो देखते हैं कैसे होगा ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आ गया है एक्सपोनेंशियल, e की पावर कुछ, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, और डायमेंशन में आपको जानना जरूरी होगा कि जितने भी एक्सपोनेंशियल सीरीज होती हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं या एक्सपोनेंशियल की पावर होती है, ये सब जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसको आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि कौन कौन यहाँ पर डायमेंशनलेस होंगे। तो जितनी भी एक्सपोनेंशियल की पावर्स हैं वो सब डायमेंशनलेस होंगी, एक्सपोनेंशियल सीरीज हैं वो सब डायमेंशनलेस होंगी। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर है इसकी e की अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से इस लॉजिक से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर इसकी पावर जो है अल्फा जेड अपॉन के थीटा इसका कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी m0 l0 एंड t0। हम लोग को यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा और z यहाँ पर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l अपॉन k। यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3/2 e अपॉन कैपिटल T।
यहाँ पर 3/2 जो है एक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, इसको आप यहाँ पर हटा भी सकते हैं। इसको देखें, चाहे ना देखें, डायमेंशंस में किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। तो E/T और थीटा, यहाँ पर थीटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा ये होती है, इक्वल टू m0 L0 एंड T0। थोड़ा इसको डायमेंशन देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, E की डायमेंशन रखेंगे, T यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर डायमेंशन रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में है अल्फा L हमारे पास डेंसिटी अपॉन E, एनर्जी है और एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2 T-2 अपॉन कैपिटल T यहाँ पर टेम्परेचर है, इसकी डायमेंशन होगी हमारे पास में थीटा, और ये थीटा हमारे पास में पहले से है, थीटा इक्वल टू m0 L0 एंड T0। थीटा से थीटा मर गया, आपके पास में बचा यहाँ पर अल्फा। ये टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर m0 L0 T0 एंड L2 T-2 अपॉन ये L नीचे जाएगा, ये हो जाएगा L, यानी अल्फा आपको मिल जाएगा यहाँ पर m L एंड T-2। यहाँ पर हमको अल्फा की डायमेंशन मिल गई। अब ये मत कहिए कि इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है, डायमेंशन आपको कर चुके हैं तो इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर दें। अल्टीमेटली आपको अल्फा मिल जाएगा mLT-2। अब हम लोग यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे बीटा की। तो यहाँ पर बीटा के लिए करने के लिए क्या होगा, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये पूरा टर्म की जो डायमेंशन होगी इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पूरे टर्म की डायमेंशन इसके बराबर होगी, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू p। इसकी डायमेंशन इसके बराबर है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। और हम लोगों ने देखा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल की डायमेंशन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यानी कि ये जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ बचेगा अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू p। हम लोग यहाँ पे प्रेशर की डायमेंशन निकाल देंगे और प्रेशर होता है F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया, यानी ये मिल जाएगा आपको mLT-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन होती है L2, यानी अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू मिल गया आपको mLT-2 अपॉन L2। और अल्फा की डायमेंशन तो अभी आपने यहाँ फाइंड आउट करी mLT-2। यहाँ पे अल्फा की डायमेंशन रख देंगे mLT-2 अल्फा की डायमेंशन अपॉन बीटा इक्वल टू mLT-2 अपॉन L2। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि बीटा इक्वल टू होगा L। इस तरीके से अल्फा और बीटा दोनों की डायमेंशन यहां पर निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडर वॉल इक्वेशन P अपॉन A प्लस B स्क्वायर, P प्लस A अपॉन B स्क्वायर B माइनस B स्क्वायर टू RT, जहां पर आपके पास में P जो है वो है प्रेशर, A और B आपके पास में कांस्टेंट है, यहाँ पे कैपिटल B जो है वो है वॉल्यूम, एंड A और B हमारे पास में कांस्टेंट है जिनकी हमको डायमेंशन यहाँ पर निकालनी है। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इक्वेशन में एवरी टर्म
प्रत्येक टर्म जो है उसकी डायमेंशन आपस में बराबर होगी। और वो ये भी कहता है कि सेम क्वांटिटी जो है आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या ये दोनों आपस में घटे हुए हैं तो यानी कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे। तो उस लॉजिक से अगर हम देखें तो P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर के पास में जो है वो सेम क्वांटिटी है, यानी इसकी डायमेंशन सेम होगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। फिर से समझ लीजिए इसको कि सेम क्वांटिटी को ही आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। तो अगर ये जुड़े हैं या ये घटे हैं इसका मतलब ये और ये जो है सेम क्वांटिटी है। दिस एंड दिस ये सेम क्वांटिटी है, यानी इनके पास में सेम डायमेंशन होगी। तो उस लॉजिक से जो है ये इसके बराबर होगा, दिस इसके बराबर होगा, यानी P जो है उसकी डायमेंशन जो है वो इसके बराबर होगी। तो यहां से हम लोग क्या, इसमें माइनस डायमेंशन में माइनस प्लस न्यूमेरिक वैल्यू वो वैल्यू नहीं होती है, यानी आपको मिलेगा P इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन यहां पर पुट कर देंगे। P हमारे पास में प्रेशर है और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको डायमेंशन प्रेशर की नहीं आती तो आप यहां से लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू ए अपॉन बी। हमारे पास में वॉल्यूम है और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब, बट इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर डायमेंशन पुट करनी है। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। एरिया की डायमेंशन होती है एल टू इक्वल टू ए अपॉन एल की पावर की टू जा 6। यहां से हम लोग ए की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर देते हैं। तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो आपको मिलेगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू इंटू एल की पावर 6। यहां पे कह सकते हैं ए इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां आएगा 4 एंड दिस 2 6, यानी यहां पर आएगा 4 और 4 एल की पावर 4 और एल की पावर 5, यानी आपको मिलेगा यहां पर एम एल की पावर 5 एंड टी माइनस 2। इस तरीके से आपको यहां पर ए की डायमेंशन पता चल गई। अब हमको डायमेंशन निकालनी है बी की। तो यहां पर भी सेम लॉजिक लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि सेम क्वांटिटीज को ही आपस में घटाया जोड़ा जा सकता है, यानी वॉल्यूम और कांस्टेंट दोनों की डायमेंशन आपस में बराबर होंगी। इन्हें कह सकते हैं कि वॉल्यूम और कांस्टेंट की आपस में डायमेंशन बराबर होंगी। और v जो होता है वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन होती है एल क्यूब इक्वल टू v, दैट इज v इक्वल टू एल क्यूब। कांस्टेंट v की डायमेंशन आ गई। इस तरीके से वॉन डेर वाल इक्वेशंस में कांस्टेंट a और b की डायमेंशन यहाँ पर प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये कंपटीशन में भी इस क्वेश्चन को काफी पूछते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। जो इसका एप्लीकेशन था कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से जो है हम लोग को यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स की जो है डायमेंशन निकालनी थी। तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स थे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, कवर हो गए हैं, तो इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन बुक्स में और भी जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको आप करने का प्रयास करिएगा। चलिए अब हम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको विधि विधि से, विधि विश्लेषण से किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना है टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हमारे पास में कई तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, ऐसा ही होता है। तो हमको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को, हमारे पास में जो भौतिक राशियां हैं उनको जो है कभी एमकेएस से सीजीएस में, कभी सीजीएस से एसआई में, इस तरीके से इंटरचेंज करना है, उनको बदलना है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो ये हम लोग जानते हैं, पार्ट 1 में हम लोगों ने इसमें विस्तार से चर्चा करी है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, पी क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको उस क्वांटिटी की, उस राशि की जो है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट भी चाहिए होती है। एन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, आंतरिक मान है उस फिजिकल क्वांटिटी का, और यू यहाँ पर उसकी जो यूनिट है, उसका मात्रक है। यानी उसकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को मिला करके ही हम उसको वर्णन कर सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास में 10 हम आपसे कहें तो आप कहेंगे 10 क्या चीज है, सिर्फ एक नंबर है, लेकिन उसके आगे हम केजी जोड़ते हैं, किलोग्राम जोड़ते हैं, किलोमीटर जोड़ते हैं, यानी उसके आगे यूनिट जोड़ रहे हैं, तो आप तुरंत कह देंगे कि नहीं केजी जोड़ा हुआ है तो ये मास की
मास फिजिकल क्वांटिटी है, अगर किलोमीटर जुड़ा हुआ है तो ये लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरीके से किसी चीज की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट भी चाहिए होती है। अब यहाँ हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पहले सिस्टम में MKS CGS इस तरह के सिस्टम है, तो पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू उसकी N1 है उस फिजिकल क्वांटिटी की, और उसकी यूनिट जो है वो U1 है। और दूसरे फिजिकल सिस्टम में दूसरे जो है वो सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है N2 एंड उसकी यूनिट है U2। हमको यहाँ पर दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हो जाएगा N2 = N1 U1 upon U2, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं N1 U1 हमारे पास में पहले सिस्टम में उसकी यूनिट है, यानी उसकी डायमेंशन यहां पर क्या होगी, वो होगी M1 L1 T1, यानी पहले सिस्टम में उस यूनिट की डायमेंशन M1 L1 T1 और ऊपर है इसकी पावर A B C अपॉन U2। दूसरे सिस्टम में उसकी डायमेंशन क्या होगी, वो होगी M2 L2 एंड T2 एंड ऊपर उसकी पावर्स A B C। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, यानी यहां पर कह सकते हैं N2 = N1, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें तो ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। इसी फार्मूले की हेल्प से हम किसी एक सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटीज को, उनकी यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो चलिए इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग में। 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल यहाँ पर जो है वर्क की यूनिट है, लेकिन वो एमकेएस में है, और सीजीएस उसकी यूनिट है अर्ग। तो हमको एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही यहाँ पर है। फॉर्मूला है हमारे पास में N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। यहाँ पर जूल जो है वो वर्क की यूनिट है, और वर्क की डायमेंशन यहाँ पर होगी, जूल यूनिट है वर्क की, और वर्क की डायमेंशन जो होती है वो होती है आपकी है M L2 एंड T-2। तो यहां से अगर हम देखें तो पावर्स कंपेयर करें तो पावर्स M की पावर A यानी A = यहाँ पर हो जाएगा 1, L की पावर B यानी B = यहाँ हो जाएगा 2 एंड T की पावर C यानी C = हो जाएगा -2। तो हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं। तो N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, और A की वैल्यू यहाँ पर है 1 एंड L1 अपॉन L2 की पावर B, और B की वैल्यू यहाँ पर है 2 एंड T1 अपॉन T2 की पावर C, और C की वैल्यू यहाँ पर है -2। हम लोग को यहाँ पर करना ये होगा कि जिस चीज में हमें पता करना है, हमको यहाँ पर सीरीज सिस्टम में उसको पता करना है, तो जिस चीज को हमको फाइंड करना है उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, हर में, और जो हमको गिवन है, जो हमको दिया हुआ है, उस चीज को लिखेंगे हम यहाँ पर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में। तो हमको यहाँ पे सीजीएस में पता करना है, अर्ग में पता करना है, तो यानी वो सारी चीजें हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो देखें यहाँ पर किस तरह से होगा। N2 = N1। N1 का मतलब है कि पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1 है, तो N की वैल्यू आएगी 1 इनटू M1 अपॉन M2। तो हमें करना क्या यहाँ पर है कि हमको पता करना है दूसरे सिस्टम में, और उसको लिखना हमको है डिनोमिनेटर में। तो M2 M यहाँ पर हम इसको जो है सीजीएस में पता करना है, तो सीजीएस में जो है मास को हम मेजर करते हैं ग्राम में, तो यहाँ लिख देंगे ग्राम। और एमकेएस में हमें गिवन है, हमको एमकेएस में दिया हुआ है, वो होता है मास यूनिट किलोग्राम और उसकी पावर 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर L1 L2 के लिए करेंगे।
L2 हमको पता करना है, इसको सीजीएस में, और सीजीएस में L2 को मेजर में करते हैं हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर में, और L1 जो है दिया हुआ है, गिवन है एमकेएस में, और तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर में की पावर, एंड T1 एंड T2 सेकंड टाइम के लिए हम जानते हैं कि सीजीएस में भी उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं और एमकेएस में भी उसको हम सेकंड में ही मेजर करते हैं, यानी कि सेकंड और इसकी पावर -2। तो आपको यहां मिल जाएगा N2 = 1 इंटू 1 ग्राम है, और 1 किलोग्राम में आपके जो है 1000 ग्राम होते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे तो यहां मिल जाएगा आपको 1000 की पावर 1 अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में जो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर मिल जाएगा आपको यहाँ पर 100 की पावर 2, और सेकंड यहाँ पर आपको मिलेगा 1, और 1 की पावर -2, और 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो आपके पास सिर्फ इतना सिस्टम बचेगा, यानी आपको मिलेगा यहाँ पर N2 = N1 यानी कि 1000 इंटू 100 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2 एंड 2, 10 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई हो जाए, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 to 4, 10 की पावर 4, यानी ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 7, एंड 2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल सीजे सिस्टम में 10 की पावर 7 अर्ग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में मरकरी है, उसकी डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह आपको दिया हुआ है सीजीएस में। इसकी डेंसिटी जो है वो एमकेएस में क्या होगी, यानी हमको यहाँ पर एमकेएस में इसकी डेंसिटी क्या होगी ये हमको पता करना है। इसमें नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमें चेंज करना है एमकेएस में, सीजीएस को चेंज करना है एमकेएस में। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला होता है N2 = M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। यहां पर बात हो रही है डेंसिटी की, तो हमको यहाँ पर डेंसिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी की डायमेंशन यानी घनत्व की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी वो होती है आपकी है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है डायमेंशन आप निकाल देंगे, तो वो होती है आपकी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास यानी कि m, वॉल्यूम यानी कि L3, यानी आपको मिल जाएगी ये m L-3 T0। तो यहां पर आपको डायमेंशन यहां मिल गई है। अब यहां से हम यहाँ के एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास में होगा यहाँ पर 1, क्योंकि m की पावर 1 है। बी हमारे पास में होगा -3, क्योंकि यहाँ पर है की पावर -3 है, एंड सी यानी कि यहाँ होगा 0, क्योंकि यहाँ पर टी की पावर है 0। तो एबीसी की हमको डायमेंशन मिल गई। तो यहाँ पर एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर N2 = N1। पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, पहले सिस्टम में उसकी वैल्यू दी हुई है 13.6। तो 13.6 इंटू M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 की पावर A, और A की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एंड L1 अपॉन L2 की पावर B, और B की वैल्यू -3 है, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C, और C की वैल्यू 0 है। T वाला टर्म यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। हमारे पास में बचेगा 13.6 इंटू
हमको यहाँ पर वही जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो आपको सिस्टम में पता करना है उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में, और जो आपको गिवन है दिया हुआ है उसकी वैल्यू रखेंगे आप न्यूमरेटर में यानी कि अंश में। तो हमको पता करना है एमकेएस में, तो एमकेएस वाली यूनिट हमें नीचे रखनी है डिनोमिनेटर में, यानी कि मास को एमकेएस में किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, यहाँ रखेंगे किलोग्राम में, और सीजीएस जो गिवन है और ये दिया हुआ है ग्राम में, तो मास को सीजीएस में ग्राम में करते हैं जो कि गिवन है इसकी पावर 1। अब आती है बात लेंथ की। लेंथ को एमकेएस में मेजर करते हैं मीटर में और सीजीएस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ये गिवन है इसकी पावर -3 इक्वल टू 13.6 1 ग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, एंड 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 की पावर -3। इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं। 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 इंटू ये -3 है यानी ये हो जाएगा 100 की पावर 3, 13.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 की पावर 2 और 3, 2 3 जब 6, यानी यहां मिल जाएगा आपको 10 की पावर 6। आपको मिल गया यहां पर 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 -3 3, ये आपको मिल गया N2 की वैल्यू दूसरे सिस्टम में। इसकी यूनिट क्या लगेगी, इसकी यूनिट लगेगी आपकी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था, यहां पर हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से उस मरकरी की डेंसिटी एम के सिस्टम में होगी 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। हमको कन्वर्ट करना है 36 किलोमीटर पर आवर को एमकेएस में। 36 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू एम के सिस्टम में कितनी होगी, फार्मूला वही है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर ये यूनिट लिखी हुई है वेलोसिटी की, स्पीड की, तो इसकी डायमेंशन यहां पे निकाल लेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन जो होती है वो होती है m0 l एंड t-1। तो यहां से हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, हमको पावर्स पता चल गई है। तो a की इक्वल टू 0, देखिए m की पावर 0 है, l की पावर 1 है इसलिए b इक्वल टू 1 एंड t की पावर -1 है इसलिए c इक्वल टू -1। एबीसी की वैल्यू जो है इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा n2 इक्वल टू n1, और n1 हमारे पास में क्या है, पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 36, तो यहां पे जाएगा n1 36 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a यानी कि 0 एंड l1 अपॉन l2 की पावर b यानी कि 1 एंड t1 अपॉन t2 की पावर c यानी कि -1। जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं, यहां भी सब सेम वही करेंगे। जो हमको निकालना है, जिसको फाइंड करना है, उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, और जो हमको गिवन है, दिया हुआ है, उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में। तो हमारे पास में जो फाइंड आउट करना है वो एमकेएस में है। और अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी है कि m1 अपॉन m2 की पावर है 0, यानी इसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर m1 और m2 की बातें नहीं करेंगे। बचेगा मेरे पास में L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। तो L1 अपॉन L2, तो एमकेएस में हमको निकालना है एमकेएस में, और लेंथ को एमकेएस में जो है मेजर करते हैं मीटर में। तो यहाँ पर रख देंगे हम मीटर में नीचे, और L1 ऊपर हमको वही वैल्यू रखनी होती है जो हमको दी हुई होती है, और L को हमारे पास में दिया हुआ है किलोमीटर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर एंड इसकी पावर 1। यहाँ पर भी ऐसी रहेगा, हमको एमकेएस में निकालना है तो T2 टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और हमको गिवन है आवर, तो ऊपर हो जाएगा आवर की पावर -1। हम लोग को बस यहाँ पर कन्वर्जन रखना है यहाँ पे, तो N2 इक्वल टू 36 इंटू 1 मीटर
1 मीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 की पावर 1। एमकेएस में सेकंड, 1 सेकंड, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 की पावर -1। N2 is equal to 36 into 10 to the power 3 into 3600 की पावर -1। अब इस पूरे को आप सॉल्व करिएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है ये आपका जो है फाइनली आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से जो है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस 36 किलोमीटर की वैल्यू एमके सिस्टम में होगी 10 मीटर पर सेकंड। चलिए एग्जांपल और देखते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को टाइम में। न्यूटन एम्पियर सिस्टम का जो है यूनिट है, और टाइम जो है वो सिस्टम यूनिट है, यानी हमको एमकेएस की वैल्यू जो है वो सीजीएस में निकालनी है। 1 न्यूटन की वैल्यू जो है वो सीजीएस में क्या होगी, टाइम में क्या होगी। फार्मूला आपको पता है, ये सेम वही प्रोसीजर चलेगा। फार्मूला है आपका N2 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। यहां पर न्यूटन यूनिट है फोर्स की, और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है वो होती है MLT-2। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। यहां से हम लोग एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू 1 है, इसलिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी। t की पावर 1 है, सॉरी l की पावर 1 है, इसलिए b की वैल्यू 1 हो जाएगी। t की पावर -2 है, इसलिए यहाँ पर c की वैल्यू जो है -2। a b c की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर N2 N1। N1 यानी कि पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए 1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर a, और a की वैल्यू 1 है, L1 अपॉन L2 की पावर b, और b की वैल्यू 1 है, एंड T1 अपॉन T2 की पावर c, और c की वैल्यू है -2। हमको यहां पर रखना है कन्वर्जन, तो N2 1, कोई बात नहीं, छोड़िए 1 को। M1 अपॉन M2, वही वाला फंडा कि जो हमको पता करना है उसको रखना है नीचे यानी कि न्यूमरेटर में, और जो गिवन है दिया हुआ उसको रखना है हमको न्यूमरेटर में। इसी फंडे को हम बस फॉलो करते चलेंगे। तो आपको M2 यानी कि M के यानी कि सीजे सिस्टम में जो है मास को हम किससे मेजर करेंगे, हम लोग ग्राम में, नीचे आएगा ग्राम, और एमकेएस में मेजर करते हैं हम लोग हैं किलोग्राम में की पावर 1। लेंथ की बात करें तो सीजीएस में हमको फाइंड आउट करना है सीजीएस में, और लेंथ को सीजीएस में मेजर करते हैं हम लोग हैं सेंटीमीटर में, और एमकेएस में मेजर करते हैं हम लोग हैं मीटर में। गिवन है, दिया हुआ है की पावर 1। एंड टाइम की बात करें तो टाइम चाहे सीजीएस हो चाहे एम्पियर्स हो, दोनों में ही टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, इसलिए टाइम ऊपर भी सेकंड एंड नीचे भी सेकंड की पावर -2, यानी सेकंड 1 की पावर -2 का मतलब कुछ नहीं, 1 ही रहेगा, इसको छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास में ये चीज। अब यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है, N2 किलोग्राम, ग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 की पावर 1, छोड़िए इसको, 1 तो 1 ही रहेगा, एंड सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 की पावर 1, छोड़िए इसको, यानी आपको मिल जाएगा 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2, यानी आपको जो N2 की वैल्यू मिल गई वो मिल गई 10 की पावर 5 टाइम। ये आपका सीजे सिस्टम में वैल्यू आ गई, यानी 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे तो N2 की वैल्यू आएगी 10 की पावर 5 डाइन। चलिए एग्जाम्पल एक और चलते हैं। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो इसमें कमांड आएगा। एग्जाम्पल एक और देखे चलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को
हमको निकालना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू जो है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में क्या होगी। फार्मूला वही रखेंगे हम लोग, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। यहां पर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो यूनिट है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और ग्रेविटेशन की हमको रखनी पड़ेगी यहाँ पे डायमेंशन। तो ये यूनिट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, यानी गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है m0 l एंड t-2। जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर n2 इक्वल टू n1। पहले सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या थी, पहले सिस्टम में उसकी वैल्यू है 9.8 इंटू m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 की पावर a यानी कि 0, l1 अपॉन l2 की पावर b यानी कि 1 एंड t1 अपॉन t2 की पावर c यानी कि -2। यहां पर m1 अपॉन m2 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए हम छोड़ देंगे इसको, कोई मतलब नहीं इसका। 9.8 इंटू L1 अपॉन L2 की पावर 1, कोई बात नहीं छोड़िए इसको, यूनिट है T1 अपॉन T2 की पावर -2 एंड 2। यहां रखेंगे हम लोग कन्वर्जन, N2 इक्वल टू 9.8 इंटू L1 अपॉन L2। वही फंडा कि जो हमको पता करना है उसको नीचे न्यूमेरेटर में, और जो गिवन है उसको न्यूमेरेटर में यानी कि ऊपर रखेंगे। तो हमको पता करना है किलोमीटर पर आवर में, तो लेंथ को हम लोग किलोमीटर में मेजर करेंगे, यहाँ पर निकालनी है, और सीरीज में दिया हुआ है यानी लेंथ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी आप मीटर की पावर 1 छोड़िए एंड T1 अपॉन T2 हमको निकालना है यहाँ पर है मिनट में, एंड गिवन हमको यहाँ पर है सेकंड में, इसकी पावर -2। N2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1 मीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 एंड 1 सेकेंड, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होंगे 60 की पावर -2। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास में 2 एप्लीकेशंस जिनकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी, उन एप्लीकेशंस को समझा, उनके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल किए, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए, और बुक में इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको करिएगा। और कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी समस्याओं को मैं समाधान कर सकूं। अभी इसकी 2 एप्लीकेशंस और बाकी हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तीसरी एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है कि डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से हम किसी भी फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, और चौथी एप्लीकेशन है कि डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से हम किसी भी क्वेश्चंस की करेक्टनेस को, यानी किसी भी क्वेश्चंस की सत्यता को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये बची हुई 2 एप्लीकेशंस के बारे में, इनके बारे में जो है हम नए वीडियो में फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, और तब तक आप ये क्वेश्चंस इनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।